हेलो वेलकम एवरीवन। वेलकम टू गुरु एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज जो हम अपने पास टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? वो है कि किस तरीके से हम अपने पास एसीसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने आया हूं बच्चों, जिससे आप कम से कम एटलीस्ट 50 मार्क्स अपने एफआर के एग्जाम में लेके आ जाओगे। और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप ध्यान रखो तो आपके पास चांसेस हैं एग्जाम में गलतियां ना करो। ठीक है, तो लास्ट तक देखना बच्चों अपने पास वीडियो, क्योंकि इसके अंदर बहुत नई नई चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो आपको डिस्कस करूंगा। तो आपको सारी चीजों को अपने पास ध्यान रखना है और कम से कम नहीं तो 40 से 50 नंबर आपके आराम से यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अपने पास एग्जाम में यहाँ पे लिखे जो सामने चैप्टर्स हैं, ये तो अपने पास एग्जाम में मान के जो आपको कवर करके जाने ही जाने हैं किसी भी हाल में। तो सबसे पहला क्या है हमारा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा क्या है हमारा? रेशियोज। तीसरा कंसोलिडेशन। चौथा सिंगल एंटिटी। और पांच है हमारा आईएफआरएस 16। बच्चों, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक बहुत ही ज्यादा फेमस चैप्टर है एसीसीए के लिए, क्योंकि एसीसीए इसके अंदर बहुत ज्यादा सवाल कई बार मतलब क्या करता है, अलग से सवाल डाल देगा या फिर इसका सवाल सिंगल एंटिटी के क्वेश्चंस के साथ मिक्स करके डाल देगा। तो आपको अपने पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जरूर कवर करके जाना है बच्चों। और खास तौर से इसके अंदर कौन सा पोर्शन, एक जो कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं उनको जरूर देख के जाना बच्चों, कि किस तरीके से आप उसमें स्प्लिट करते हो इक्विटी और डेट का। फिर इसके अंदर बच्चों आप एक बार जरूर ध्यान से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रीटमेंट जरूर देख के जाना। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में हम अपने पास या तो ट्रीटमेंट करते हैं थ्रू पी एंड एल, जिसको हम क्या करते हैं, इसको हम या तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम करते हैं। तो इसके अंदर बच्चों बड़ा सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों के दिमाग में। तो बच्चों इस चीज को तो जरूर अपने पास कवर करके जाना अपना। ठीक है, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स कैसे आप अपने पास स्प्लिट करोगे उनको, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का फेवर थ्रू पिन फेवर थ्रू ओसीआई। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें छोड़ दोगे, बट इन चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना अपना। ठीक है, अगला जो चैप्टर बच्चों वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, रेशियोज। ठीक है, ये एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के नाम से तुम्हारे पास शायद तुम्हारे टीचर्स ने करवाया हो, या तुम जिस बुक को रेफर करो वहां पे इस नाम से हो सकता है। तो रेशियोज वाला चैप्टर मुझे पता है तुम लोगों ने सबने जरूर देख रखा होगा, अब तक तो जरूर देख लिया होगा। ठीक है, तो रेशियोज वाले चैप्टर में बच्चों तुम्हें अब तक पता चल गया होगा कि ये कम से कम 20 मार्क का सवाल तो तुम्हारा एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और चांस है कि तुम्हारे पास सेक्शन सी में आएगा। बच्चों, रेशियोज में तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना है इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, तुम ये मान के चलो कि जब हम रेशियोज की बात करते हैं तो रेशियोज में ना, रेशियोज की कैलकुलेशन और उनकी इंटरप्रिटेशन, ये दोनों अपने आप में 50-50% कवरेज रखते हैं। ठीक है, तो अगर 20 मार्क का सवाल है तो 10 मार्क तो मान लो तुम्हारे इंटरप्रिटेशन के हैं और 10 मार्क किसके हैं? कैलकुलेशन के, रेशियोज की। ठीक है, तो कैलकुलेशन मुझे पता है तुम एकदम अव्वल दर्जे की करके आओगे, एकदम टॉप नॉच करके आओगे, कैलकुलेशन में तो तुम माहिर हो। बात आती है इंटरप्रिटेशन की। आज तक तुमसे कोई इंटरप्रिटेशन करने के लिए कहता ही था, तो तुम्हारे को इंटरप्रिटेशन आती भी नहीं थी। तो इंटरप्रिटेशन करनी कैसे? बच्चों, इंटरप्रिटेशन में हमें ध्यान रखना है कि जब आप अपने पास रेशियोज को, अलग अलग रेशियोज को इंटरप्रेट करो, तो आप अपने पास कभी भी एक सिंगल रेशियो को पकड़ के कुछ नहीं करोगे। आप सिंगल रेशियो को नहीं पकड़ोगे, आप एक रेशियो को कंबाइन करोगे। एक रेशियो को कंबाइन करोगे, किसके साथ कंबाइन करोगे? या तो आप उसको कंबाइन करोगे विद अनदर रेशियो, ठीक है, या फिर आप उसको कंबाइन करोगे कि आप उसको कंबाइन एज इन, कंबाइन बोल लो, कंपेयर बोल लो, विद प्रीवियस ईयर्स, या फिर कंपेयर करोगे उसको विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, या फिर आप उसको कंपेयर करोगे विद अदर कंपनीज। ठीक है, एक सिंगल रेशियो आपके लिए कोई किसी काम की नहीं, एक सिंगल रेशियो से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 20% है बस, तो अकेले उससे कोई इंफॉर्मेशन निकालनी पॉसिबल नहीं है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंबाइन करना पड़ेगा कि यार ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका अगर इतना है, आप उसके साथ साथ देख सकते हो कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है। तो आप देख सकते हो कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हाई है, नेट प्रॉफिट रेशियो अगर कम हो गई, तो यानी कि उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हुई, जो खर्चे ऐसे आए हैं जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम आ रहा है। आप कह सकते हो कि हाँ भाई, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अच्छा है, नेट प्रॉफिट रेशियो में डिक्लाइन आया है, यानी कि कंपनी ने जो अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है। तो वहां पे तुम आइडेंटिफाई करो कि वो खर्चे ज्यादा कौन से हैं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है या कौन सा फाइनेंस एक्सपेंडिचर है, क्या है जिसकी वजह से उनका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो बढ़ गए हैं। तो तुम्हें उस हिसाब से किसी दूसरे रेशियो से उसको कंबाइन करना है। ठीक है, क्या फिर तुम अर्निंग पर शेयर को पकड़ सकते हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को पकड़ सकते हो, उनका कंपैरिजन आपस में कर सकते हो कि अर्निंग पर शेयर इतनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी है, तो उनके बीच में क्या कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, तो आप वो एक सिंगल रेशियो को अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगी जब तक आप उसको कंपेयर नहीं करोगे, कंबाइन नहीं करोगे विद दूसरी रेशियोज। या फिर अगर आप एक रेशियो को पकड़ रहे हो तो उसको कंपेयर करो विद प्रीवियस ईयर्स रेशियो, या फिर दूसरी इंडस्ट्री के साथ, जो आपकी जो इंडस्ट्री है जिसमें आप ऑपरेट करते हो उसके साथ क्या है, उसमें क्या रेशियो है, या फिर आपकी कंपनी की जो कॉम्पिटिटर है उसके साथ आपका रेशियो कंपेयर करो कि हाँ भाई, हमारा रेशियो इतना, उनका रेशियो इतना है, तो क्यों फर्क है, हमारा जीपी रेशियो कम क्यों, उनका जीपी रेशियो हाई क्यों है। या आ, उनका एनवायरनमेंट में तो फर्क नहीं है कि वो जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, हम जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं उस वजह से फर्क आ रहा है, उनके खर्चे कम है, हमारे खर्चे ज्यादा है, उनकी सेल्स कम है, हमारी सेल्स ज्यादा है, क्या है जिस वजह से आपकी रेशियोज में फर्क है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, या एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। ठीक है, तो सिंगल रेशियो को आपने इंटरप्रेट करना है। फिर इसके अंदर इंटरप्रिटेशन में आपको और क्या करना है, आप अपने पास रेशियोज को तोड़ भी सकते हो, रेशियोज का आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या है बच्चों, जब भी आप कोई रेशियो निकालते हो तो आप उसमें एक न्यूमरेटर लेते हो और एक डिनोमिनेटर भी लेते हो। तो जब आप एक न्यूमरेटर लेते हो, एक डिनोमिनेटर लेते हो, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप उनका भी ब्रेक डाउन कर सकते हो कि यार आज जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे भी आइडेंटिफाई करते हैं कि सिंगल रेशियो को कंपेयर कर सकते हो विद प्रीवियस ईयर्स। मान लो प्रीवियस ईयर में जो आपका जीपी रेशियो था, प्रीवियस ईयर में आपका जो जीपी रेशियो था वो कुछ ऐसा निकला था कि मान लो 60,000 डिवाइडेड बाय 100,000 इंटू 100, इस तरीके से आपका निकला था 60% का। ठीक है, और जब आपने करंट ईयर का जीपी रेशियो निकाला तो वो कैसे निकला, वो निकला मान लो जैसे 80,000 अपॉन 100,000 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 80%। तो अब इसमें आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर दोनों सालों में सेम है, बट जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर आपका बदल गया। तो तुम इसमें भी एनालिसिस कर सकते हो कि यार ग्रॉस प्रॉफिट 60 से 80 कैसे हुआ, हमने अपने कॉस्टिंग कम करी, हमारे कुछ खर्चे जो थे वो किस वजह से कम हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या हमने कुछ सेलिंग प्राइस तो नहीं बढ़ा दी, बट सेलिंग प्राइस बढ़ा दी तो हो सकता है कि हमारा सेल्स सेम हो क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे सेम आ रहा है, बट जीपी रेशियो में जो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा इस वजह से बढ़ रहा है। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का भी ब्रेक डाउन आराम से कर सकते हो और वहां से भी एनालिसिस कर सकते हो कि यार जीपी रेशियो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, एज कम्पेयर टू दिस ईयर में इस वजह से भी हमारा फर्क आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों इंटरप्रिटेशन मान के चलो आराम से 10 मार्क का रहेगा, 50% वेटेज उसकी रहेगी। तो तुम्हें रेशियोज का इंटरप्रिटेशन बहुत ही ध्यान से अपने पास करना होगा। ठीक है, और ये कैसे हो सकता है, जब तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन बच्चों आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपके 5 चैप्टर्स आते हैं। तो ये एक मेजर चंक कवर करता है आपका एफआर का। तो आपको इसके 5 चैप्टर्स को अपने पास कवर करना है। इन 5 चैप्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है कौन सा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसको अपने पास जरूर करके जाना, और इसको बहुत आसान है, मतलब बच्चों इतना आसान चैप्टर मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है, बट इसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा हैं, देर इज अ लॉट टू लर्न, देर इज अ लॉट टू लर्न, बट एवरीथिंग इज इजी, सब कुछ जो है वो आसान है। तो मैं इसके अंदर ना जो ये वाला चैप्टर है, क्योंकि बैलेंस शीट बनने का सवाल ज्यादा आता है एग्जाम में,
तो उसके अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है अपने पास वो किस पे है, वर्किंग्स पे। बच्चों वर्किंग नोट से बहुत ज्यादा ध्यान देना। सबसे पहले तुम्हें अपने पास नेट एसेट्स की वर्किंग करनी है, ठीक है। ज्यादातर तुम्हारे को रेशियो गिवन होता है 80% 60%, नहीं है तो एक और वर्किंग नोट सबसे पहले ग्रुप स्ट्रक्चर का तुम्हारा बन जाएगा। अदरवाइज नेट एसेट्स का तुम्हारा हो गया। फिर तुम्हें पता है कि इसके बाद हम अपने पास जैसे क्लास में करते हैं, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद एनसीए की कैलकुलेशन करते हैं, फिर रिटर्न अर्निंग्स की कैलकुलेशन करते हैं, और तब जाके तुम्हारे पास बैलेंस शीट बन जाती है। तो बच्चों अगर तुमने अपने पास ये चार मेजर चीजें अपने पास पहली वर्किंग में कर दी ना, तो सीएसएफपी का जो मेजर चंक है तुमने वैसे ही कंप्लीट कर दिया। उसके बाद बैलेंस शीट बनाने में ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। बस इसके अंदर ध्यान रखना, हाँ कुछ कॉन्ट्रा आइटम्स हैं या तुम्हारे कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जिसको एलिमिनेट करना है, रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट है या उसके ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन है, वो एडजस्टमेंट्स को तुम्हें यहाँ पे कवर करना होगा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट है बच्चों हमारा सिंगल एंटिटी। ये अगेन एक 20 नंबर का चैप्टर है, 20 मार्क्स हमारा इसके अंदर से आ जाएंगे। तो ये 20 मार्क्स कवर करने के लिए मान के चलो कि तुम्हारे को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एएस कवर करने पड़ेंगे। उनमें से एक इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है तुम्हारा वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अकेले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर में बहुत सारे एएस आ जाते हैं कि IFRS 5 आ गया, IAS 16 आ गया, IAS 38 आ गया, IAS 36 आ गया। तो सिंगल एंटिटी को कवर करने के लिए तुम्हारे को मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी अपने पास कवर करना है। तो वो भी अपने पास कवर करना है, बट इसका ध्यान रखना कि इसके अंदर तुम्हारे का बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट का फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके अंदर कोई गड़बड़ ना हो। और लास्ट है बच्चों हमारा IFRS 16, जो कि हमारा लीजेस वाला है। ये बच्चों अभी रिलेटिवली एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक। तो अभी इसके ऊपर ज्यादा सवाल एसीसी आपसे पूछता है, क्योंकि वो चाहता है कि आपको जो लेटेस्ट चीजें हैं वो आपको पता हो, ताकि आप जब इंडस्ट्री में काम करने जाओ, पूरी दुनिया में आप काम करने जाओ, आप अवेयर हो ऑफ ऑल द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो IFRS 16 लीजेस वाला बच्चों, इसको अपने पास अच्छे से कवर करके जाना, इसके अंदर सवाल आ सकता है। और ये तुम्हारे आगे जो एसबीआर है ना उसके लिए भी काम आएगा, क्योंकि एसबीआर में तुम्हारी लेसर की अकाउंटिंग भी आ जाएगी। अभी तक तो तुम सिर्फ लेसी की अकाउंटिंग करते हो, अब आगे चल के लेसर की अकाउंटिंग भी तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स जो आप एग्जाम में अपने पास एफआर के जरूर करके जाना, फॉलो करना, और मान के चलो आराम से तुम्हारे 50 नंबर तो यहाँ पे बन जाएंगे, यानी कि क्या पास तो हो ही गए ना, उसके बाद ऊपर आ जाए और अच्छे आ जाए, ज्यादा मार्क्स आ जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।